मैं अगर आप उसको उसकी स्टोरी सुनाऊं तो आपको अचंभा होगा कि हमारे देश में क्या ऐसा ऐसा भी है। ट्रावणकोर एक राज्य होता था पहले, उसमें एक प्रथा थी कि जितने भी निम्न जाति के लोग हैं उन जातियों को सर पे कोई कपड़ा लपेटने की इजाजत नहीं थी, और उन जातियों में जो महिलाएं थी उनका ऊपर का हिस्सा नग्न रहता था। अगर आप ढकना चाहो तो उस पर टैक्स लगेगा। उस राज्य के राज्य, ये 1924 की बात बता रहा हूं मैं, टैक्स लगेगा। लेकिन एक बेटी हुई नंगेली नाम से, उसने कहा कि मैं ढकूंगी भी और मैं कोई टैक्स भी नहीं दूंगी। वो रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई को देखकर जीवन जीते हैं, ऐसे साउथ में उस नंगेली को देख के, उस नंगेली को याद करके लोग जीते हैं। बोला मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी, और आपको जो करना करो। राजा के पास ले जाया गया, राजा को बोल दिया मैं टैक्स नहीं दूंगी क्योंकि मेरा यह अधिकार है कि मैं अपने शरीर को नहीं दिखा सकती। फिर उस पर जो सिस्टम था, जो पुलिस थी, जो और चीजें थी, उस पर प्रेशर किया गया और उसके घर गए तो वहां सिस्टम ये था कि जो केला का पत्ता है उसमें टैक्स का पैसा उनको पुलिस वालों को या राज्य को देना पड़ता था। तो वो लड़की नंगेली अंदर गई अपने घर में, अपने छप्पड़ में, और अपने दोनों स्तनों को काट के और उस केले के पत्ते पे रख के ले आई कि ये पकड़ो आप और इससे अपना भरण पूर्ण करो सब। उस दिन ट्रावणकोर में हंगामा मचा था। उस दिन ट्रावणकोर की महिलाओं में एक बड़ा शोरगुल हुआ, बड़ी क्रांति आई, और उसके बाद राजा ने सब कुछ बंद करना पड़ा। और वो नंगेली बेटी आज पूजी जाती है, और वो इसलिए पूजी जाती है कि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम गलत के खिलाफ तभी आवाज उठा सकते हैं जब हमारे अंदर कुछ दम हो, या हमारे अंदर कुछ ताकत हो, या हमारे मस्तिष्क की पावर हो, या हम शारीरिक रूप से इतने मजबूत हो, वज्र की तरह हो, तब हम उठा सकते हैं ऐसी आवाज। अगर हम पार्क में ऐसे ही समय बिताएंगे तो हम ताकतवर नहीं है, हम ग्लानि हमारे अंदर है, हम गलत काम कर रहे हैं। और गलत व्यक्ति जो बेईमान हो, जो ईमानदारी से काम न करता हो, जो असत्य बोलता हो, वो व्यक्ति कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, मस्तिष्क से कभी मजबूत नहीं हो सकता, वो कमजोर ही रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। भगवान बुद्ध ने कहा था आत्म दीपो भव, अप दीपो भव, अपना रास्ता खुद बनाओ। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा, कोई भी आपके जीवन को बदल नहीं सकता। सिर्फ आप लोग हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो, कोई नहीं बदल सकता। जिस दिन आपने ठा लिया उस दिन आप बदल जाओगे। हमारे जीवन में बहुत से जंपिंग स्टेप आते हैं, बहुत से जंपिंग पॉइंट आते हैं कि हम उससे छलांग लगा के आगे जाएं। और ऐसे स्टेप जैसे 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है, 5 जून को, ये जंपिंग डे है कि हम पर्यावरण के बारे में सोचें उस दिन और उसके आगे बढ़ें। ऐसे 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि हम पानी के बारे में सोचे और उसके छलांग लगाए पानी की तरफ, उसको संरक्षण के लिए। ऐसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए कि जिस पृथ्वी को हम मां मानते हैं, क्या हम उस पर ऐसे ही गोबर डालते रहेंगे? क्या हम उसको वैसे प्लास्टिक भरते रहेंगे? क्या हम उसको प्लास्टिक से बिल्कुल ढांक देंगे? क्या ऐसे मां का पालन पोषण होता है? या मां की ऐसी कदर होती है? या मां का ऐसे सत्कार किया जाता है? ऐसे जो भी दिवस हमारे सामने आते हैं, जो भी दिवस आते हैं, या यूथ डे आता है 12 जनवरी को, तो वो ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति हुए, जैसे उनका व्यक्तित्व था, वैसे हर नौजवान को होना चाहिए। तब हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा। महिला दिवस क्या दिखाता है? 8 मार्च को यही तो बताता है ना कि महिला सर्वशक्तिमान है, और न केवल सर्वशक्तिमान है बल्कि दिशा देने वाली है। जब हम लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा को पूजते हैं तो कभी कभी महिलाओं को अपना दुर्गा का रूप भी दिखा देना चाहिए। हम रोज झिझकते रहते हैं, रोज कोई भी कुछ कह के चला जाता है, कोई भी कुछ कह देता है, कोई विसिल मार जाता है बस पे चढ़कर, कोई किसी महिला को कुछ भी कह देता है, मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। क्या महिला हमेशा सरस्वती या लक्ष्मी बनकर रहेगी? वो कभी दुर्गा या काली का रूप नहीं दिखा सकती क्या? उसे दिखाना चाहिए। काली का रूप इसलिए दिखाना चाहिए कि अपनी शक्ति को दिखाना चाहिए। यस, मुझे भी जीने का अधिकार है और मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूं, कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए जल संरक्षण का एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिससे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप विद्यार्थियों को मैं वही चीज बताना चाहूंगा जो आप लोगों के लायक है, या जो आपको करना चाहिए। आप अगर जब घर में रहते हैं तो वाटर कंजर्वेशन का जो सबसे बड़ा तरीका है, उसको पहला तरीका है पानी को बचत करना। पहला तरीका कंजर्वेशन तभी होगा जब हमारे पास किसी चीज की बचत होगी।
क्योंकि यूज जब हम करते हैं, अगर यूज से कोई चीज बच जाती है उसको हम कंजर्व करते हैं, उसको हम संरक्षित करते हैं। इसलिए पानी का सदुपयोग करो, कभी भी पानी को गंदी उसमें मत डालो, गटर में मत जाने दो। पहली बात यह है, किसी पानी को खराब मत होने दो। अगर रसोई में आप काम करते हो तो रसोई में पानी जितना यूज होता है उतना यूज करो, फालतू का पानी मत बहाओ, पानी कम से कम यूज करो ताकि दूसरे लोगों को भी काम आ सके, ताकि वो जमीन के गर्भ में जा सके, ताकि वो जमीन के गर्भ में जाकर उसको संरक्षण दिया जा सके। और दूसरा, जिन बच्चों के घर में गाड़ियां हैं वो कभी भी सड़क पे गाड़ी ना धोए या अपने घर में गाड़ी धोने का प्रयास ना करें। इससे दो नुकसान होते हैं, एक नुकसान होता है हमारी सड़क टूटती है और दूसरा जो है पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है। इसलिए गाड़ी को स्पंज से साफ करना चाहिए हमेशा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो स्पंज से नहाते हैं, पानी उसमें भी वेस्ट नहीं करते, लेकिन हम शावर से नहाते हैं और शावर से कितना पानी वेस्ट होता है ये हम देख सकते हैं। तीसरा, जो हमारा वाटर कंजर्वेशन का तरीका है वो है हमारी छत से जो पानी बरसता है या हमारे आंगन में जो पानी बरसता है उस पानी का हम क्या करते हैं, उस पानी को हम ऐसे ही गटर में जाने देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेन सिस्टम नहीं है कि वो पानी बरसात का इकट्ठा होकर जाएगा और किसी ऐसे तालाब में जाएगा, तालाब में इकट्ठा होगा जहां हम उसको दोबारा यूज करेंगे और जमीन के माध्यम से उसका रिचार्जिंग भी होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम है शहर में ज्यादातर कि पानी जो बरसता है वो सड़कों पे आ जाता है और सड़कों से फिर हम गटर के जो है ढक्कन खोल देते हैं और गटर में वो पानी चला जाता है। अमृत काल चल रहा है हमारे स्वतंत्रता के, आजादी का 75वें साल अमृत काल चल रहा है और वो इसलिए चल रहा है कि हम अमृत जैसा बने, हम अमृत जैसा अपना कर्तव्य बनाए, हम अमृत जैसा सोचे और हम अमृत जैसा ही बने। हमारा जो पानी है वो अमृत की तरह जो बरसता है वो अमृत है, सब जानते हैं, और अमृत है तो उस अमृत को अमृत में ही मिलाना चाहिए। जो हमारा जमीन में पानी है कि ऊपर लेवल है जो, उसमें वो पानी जाना चाहिए, या हम किसी बावड़ी में या किसी टैंक में उसको इकट्ठा करें ताकि हम उसको यूज कर सकें, पौधारोपण में यूज करें, अपने घर के काम में यूज करें, पानी पीने में करें, या हम कपड़े धोने में करें या पशुओं के लिए करें, उसका यूज करें, गटर में न छोड़ें। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप इसमें ये कर सकते हैं, पहली बात तो ये कि जो आपके घरों में पानी जो निकलता है, जो यूज्ड वाटर है, जो रसोई से निकलता है, जो नहाने धोने से निकलता है, वो अपने पानी को सड़क पे या रास्ते में न छोड़े। उसका क्या तरीका है कि आप अपने घर के सामने एक सोक पिट बनाए। सोक पिट छोटा सा गड्ढा होता है, जो 2 बाई 2 का अगर आप गड्ढा बनाओ और उसमें नीचे जो है बजरी डालो, ऊपर थोड़ा मोटा कंकड़ डालो और ऊपर थोड़ा और मोटा कंकड़ डालो, उसको पाइप जो है उसमें छोड़ दो और जो आपका घर का पानी आएगा वो धीरे धीरे छन के धरती के गर्भ में जाएगा। उससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा यह है कि हमारे गलियारे खराब नहीं होंगे, रास्ते खराब नहीं होंगे, सड़क खराब नहीं होगी, और दूसरा जो पानी यूज्ड है वो साफ होकर जमीन में जो है साफ होकर रिस के नीचे जाएगा, तो वो जो है एक्वीफर लेवल तक जाएगा और हमारा आसपास का जो एरिया का पानी है वो मीठा होगा, खारा नहीं होगा। दूसरा, जो बरसात का पानी बरसता है उसका एक तो ये हो सकता है कि हम बरसात के पानी को अपने घर में कंजर्व करें, बड़ा सा टैंक बनाए और उस पानी को इकट्ठा कर लें, या दूसरा ये है कि हम बरसात के पानी को वाटर रिचार्जिंग के लिए या वाटर जो हार्वेस्टिंग है उस सिस्टम से एक पाइप लगाएं नीचे, और पाइप लगा के जब हम नीचे पानी लेकर आते हैं तो सीधा उसमें ना छोड़ दें। कुछ लोग आजकल जो हो रहा है हमारे यहाँ रिचार्जिंग का सिस्टम या हार्वेस्टिंग का सिस्टम, वो जैसे पानी आता है तो उसको सीधा ऊपर लेवल पर छोड़ते हैं। एक जो हमारे यहाँ जैसे ऊपर नदियां बहती है ना, जैसे गंगा बह रही है, ऐसे गर्भ में जो जमीन है, जमीन के गर्भ में भी ऐसे पानी बहता है, ऐसे नदियां टाइप की बहती है, ऐसे नाले टाइप के बहते हैं पानी के, लेकिन वो शुद्ध पानी है। उस पानी को हम गंदा पानी नीचे डाल के उसको खराब नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ एक चीज और गलत होती है, कुछ लोग अपने घर में टॉयलेट बनाते हैं जिसके यहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं है, वो अपने उसको जो गड्ढा ना बना के पूरा पानी जो है सीधा पूरा टॉयलेट वगैरह पाइप चौए लेवल तक उसको बोरिंग करते हैं और उसके अंदर छोड़ देते हैं। वो जो सिस्टम बनाया वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारा जितना भी एक्वीफर लेवल है, जो पानी नदी नीचे बह रही है वो सब गंदा हो जाएगा, और गंदा पानी हमेशा हमारी हेल्थ के लिए खराब रहता है और पृथ्वी के लिए भी खराब है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। आपको पानी जो रोकना है, उस पानी को जो बरसात का पानी है, छत का पानी है, उसको पहले एक छोटा सा टैंक बनाएंगे और टैंक बनाकर उसका पानी उसमें आएगा, और उस पाइप को जैसे नीचे ऐसे आएगा, मैं चार्ट नहीं लेकर आया, नहीं तो मैं बता सकता था ऐसे,
कि जैसे यूं पाइप आएगा तो उसको ऐसे हुक की तरह बनाना, पाइप को ऐसे उसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, और कम से कम जो टैंक का लेवल आपने जो छोटा टैंक बनाया है उस लेवल से कम वो 1 फीट ऊंचा होना चाहिए, और तब पानी नीचे गिरेगा। और दूसरा एक छोटा टैंक बनाएंगे, उस टैंक में वो पानी जाएगा, और उस टैंक को जो है हम नीचे जमीन से जोड़ेंगे ताकि उसमें कोई गंदगी ना जाए, उसमें जाली लगाएंगे, कोई और चीज ना जाए, और पानी साफ सुथरा जमीन के नीचे जाए, कोई भी गटर में पानी ना जाने पाए। तीसरी बात, जो हमारे गांव में जो लोग जोड़ तालाब वाले हैं, जिनके गांव से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने घरों का पानी जोड़ में नहीं जाने देंगे। उसका मैंने तरीका बताया कि सॉकपिट आप अपने घरों में बनाओ सभी, ताकि गंदा पानी ना जा सके। और अगर आप में मजबूती है और आप पानी का ध्यान रखना चाहते हैं तो भले ही सरकार ना करे, आप अपने जोड़ तालाब को साफ सुथरा रखो। अगर 5 दिन का ब्याह, आप में एनएसएस के बच्चे भी होंगे कुछ, या दूसरे भी, आप सब यंग तो है ना, आप सभी अपने गांव में ऐसा श्रमदान शिविर चलाओ कि जोड़ तालाब की सफाई कर दे पूरे की, जितने भी प्लास्टिक पड़े हुए हैं, जितने भी बोतल पड़ी हुई है, उसको साफ सुथरा करें। लेकिन उसके लिए जरूरत होती है एक अच्छे व्यक्तित्व की। अगर आपका व्यक्तित्व उच्च श्रेणी का है तो आप ये सब काम करवाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हमारी हिचक है, जो हमारी हेजिटेशन है, वो हमें कोई काम करने नहीं देती कि लोग क्या कहेंगे। मैं ऐसा काम करूंगा, बोतल उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को कुछ नहीं कहना, लोग मुर्दे हैं, बिल्कुल समाज में लोग मुर्दे हैं, आप समझ लो मुर्दे हैं, वो उनके बस की कुछ नहीं है। वो अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते, बुरे को बुरा नहीं कह सकते। उनका काम है लोगों की बुराई करना, कोई काम धाम करना नहीं है, ताश खेलना पूरे दिन। इसलिए किसी का भी ध्यान मत रखो। आप युवा अवस्था में हो, आप युवा पीढ़ी हो, आप में दम है, आपके बाहुबलों में दम है, आपके घुटनों में दम है, आपका ब्रेन तेज तर्रार है, उस चीज को यूज करो। और जो हमारी जमीन को चाहिए या जो हमारे जीवन को चाहिए, उस जल का संरक्षण करो। और वो जोड़ तालाब के बगैर नहीं हो सकता। जब भी आपके गांव में अगर कोई तालाब बनता हो तो उसको देखो कि कैचमेंट एरिया सही है। कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं? कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं जहां हम तालाब बनाते हैं, उसका जो पानी इकट्ठा होने का जो जगह है, जैसे मान लो यहां पे पानी बरसा, यहां पे बरसा, तो इसके चारों तरफ का पानी जो है उसमें इकट्ठा होगा। चारों तरफ का पानी कैसे इकट्ठा होगा? जब वो ढलान होगा, जब उसमें पानी आने की जगह होगी। अगर नहीं आने की जगह होगी तो पानी उसमें आएगा ही नहीं। तो कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं। तो उस कैचमेंट एरिया को साफ सुथरा रखना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसमें पशु गोबर भी करते हैं और दूसरी गंदगी भी पड़ी रहती है। जब बरसात होती है, जब मानसून सीजन आता है तो बरसात होती है, तो सारा जो गंद है वो पानी के माध्यम से जोड़ तालाब में इकट्ठा होता है और उसकी वजह से पानी खराब होता है। तो इसलिए हमें बरसात से पहले उस कैचमेंट एरिया को साफ रखना है। अगर नया तालाब बन रहा है तो कैचमेंट एरिया देखना है आपको कि क्या जो जगह की जहां जिस जगह पे जोड़ या तालाब बनाया जा रहा है वो जगह उपयुक्त है, उसमें पानी इकट्ठा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसमें जरूर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, उसमें जरूर कहना चाहिए कि ये जगह उपयुक्त नहीं है, इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मनी है, पैसे की दुरुपयोगिता है। बिल्कुल यहां पे बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई पानी इकट्ठा होगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये आप लोगों का काम है, युवाओं का काम है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो 25-26 साल तक तो बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल बाल अवस्था में रहते हैं, उनको पता नहीं होता किसी भी चीज का, क्योंकि हमारे माँ बाप भी ये कहते हैं कि बच्चे हैं। लेकिन हमारी जो सेक्सुअलिटी की जो एज है वो बिल्कुल घटती जा रही है। एक तरफ तो हम कहते हैं ये बच्चे हैं, एक तरफ वो 13 साल की उम्र में किशोर अवस्था प्राप्त कर रहा है, वो एडोलेसेंट हो रहा है, वो पार्कों में घूम रहा है, वो शादी करने के लिए भाग रहा है। और आज 90% युवा वो सारे सेक्स के पीछे दौड़ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मैं कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। उनको भविष्य कोई चिंता नहीं है, उनको अपने कैरियर की कोई चिंता नहीं है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं बेटियों को खासकर, यहां ऐसे ऐसे युवा है हमारे बीच में जो पढ़ते लिखते नहीं है। उनका एक एजेंडा है, उनका एजेंडा यह है कि कैसे मैं किसी बढ़िया से बढ़िया लड़की से शादी करूं, कैसे करूं। तो उसको जाल बिछाते हैं, जाल जैसे शिकारी होते हैं ना, जाल बिछाते हैं, वो जाल बिछाते हैं। वो बाइक लेकर आएंगे उधार की और तुम्हें घुमाएंगे, 2 समोसे खिलाएंगे, होटल में बैठा लेंगे, एक कार उधार की मांग के लेकर आएंगे, जीन्स लेकर आएंगे उधार की मांग के, जेब में कुछ नहीं है, फाफानंद है बिल्कुल। लेकिन जैसा शो करते हैं जैसे हम तो बड़े टाटा अंबानी है। और फिर बाद में जो है हमारी बेटियां फंस जाती है जाल में और फिर उसका शादी हो जाती है। फिर बाद में असलियत आती है कि भाई ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा है एकदम से।
फिर जो तलाक, फिर लड़ाई। घर वालों को, जिन घर वालों ने, जिस माँ बाप ने 20-22 साल तक उस बेटी को, उस बेटे को पाला, वो उनको बुरे लगने लगते हैं। क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि हमने कभी ऐसी जीवन शैली जी ही नहीं। हम अपने घर में ऐसा माहौल ही नहीं रखना चाहते। एक तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे को ऐसा दबा के रखना चाहते हैं कि वो प्रेम की बात नहीं करना चाहते। प्रेम जो है ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, हमने उसको वासना का रूप दे दिया। अगर कोई अपनी माँ को आई लव यू नहीं कह सकता क्या? क्या अपने बाप को नहीं कह सकता? अपने भाई बहन को नहीं कह सकता? लेकिन यहां तो ऐसा माहौल है कि किसी ने आई लव यू बोल दिया तो जैसे पहाड़ गिर गए एकदम से भाई, क्योंकि वो चीज ऐसी हो गई, वो वासना से जोड़ दी गई, वो सेक्स से जोड़ दिया गया। इसलिए आप इतने बड़े हो गए हो, आप टीचर बनने वाले हो। मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने हजारों बच्चों को संभालना है, आप लोगों को हजारों बच्चों को पढ़ाना है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। जीवन कैसे जी जाता है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम अगर विद्यार्थी काल में है तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हम गृहस्थ में है तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। मैंने उसको 2-3 चीजों उससे अलग किया बिल्कुल। ये वर्ण जो आश्रम है ना, ये मैं इसमें नहीं जानना चाहता क्योंकि ये सब बहकावा है, सब बेकार की चीजें है। किताब में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है भाई मैं नहीं जानता। मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो मैं कितनी भी गीता पढ़ूं, कितनी भी रामायण पढ़ूं, उसका क्या फायदा है? अगर मैं झूठ बोलना छोड़ता नहीं तो मैं कितना भी धार्मिक हूं, कोई फायदा नहीं है। अगर मैं किसी घर चोरी करता हूं तो मैं कितना भी धार्मिक हूं, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं किसी की, दूसरों की बहन बेटियों को अगर ऐसे देखता हूं, तकता हूं, तो मैं धार्मिक होने कोई फायदा नहीं है मेरे को। जब हमारे साधु संत, मौलवी या दूसरे लोग जब रेप के केस में पकड़े जाते हैं, मुझे हंसी आती है कई बार, कैसे साधु है? क्यों समय वेस्ट किया आपने? क्यों अपना संन्यास लिया? किस लिए लिया? इसलिए कि यही करना है तो फिर जीवन में रहते, यही सब करना है तो जीवन में रहते, अपने में गृहस्थ में रहते, अपने बच्चों को पालते, कम से कम बच्चों को कुछ शिक्षा देते, कुछ रास्ता दिखाते। आप छोड़ के पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों में जाके बेईमानी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, रेप कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? जब हमें अपनी बहन बेटियां नहीं दिखती, हमारे अंदर कोई लिहाज शर्म नहीं है, तो ये चीज जब हम नहीं पन पाए अपने जीवन में, तो हम जीवन से संबंधित चीजें कैसे करेंगे? पहला जो मैं उस आश्रम को छोड़ रहा हूं कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं पहला आश्रम हमारा है व्यक्तिगत आश्रम। व्यक्तिगत आश्रम मतलब व्यक्ति का आश्रम। व्यक्ति मतलब आप सारे विद्यार्थी हो, अपने आप को मजबूत करो। पहला आश्रम ये कहता है कि जब तक हम विद्यार्थी काल में हम अपनी व्यक्तित्व को इतना मजबूत करें कि हमारे लिए चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, चाहे हमारी दूसरी समस्याएं हो, चाहे हमारी पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे हमारा भविष्य हो, वो उज्जवल रहे एकदम से, हम शरीर से मजबूत रहे। हमारे साधु महात्मा क्या कहते हैं? ये शरीर नश्वर है, ये मरने वाले, तो सभी को पता मरने वाले, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सभी मरेंगे ना। लेकिन जब तक जीवित है, काम करने का, कर्म करने का माध्यम तो शरीर ही है ना। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर की देखभाल करो, व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत रहो, इस मस्तिष्क को मजबूत रखो, इस ब्रेन को मजबूत रखो और इस मन को काबू करो लगाम डाल के एकदम से। तो तभी होगा जब हमारे जीवन में योग आएगा, हमारे जीवन में ध्यान आएगा, हमारे जीवन में मेडिटेशन आएगा। इसको काबू करना है। और दूसरा जो स्टेप है वह परिवार का आश्रम, कि हम अपने मजबूती हो गए शरीर से, मन से, मस्तिष्क से और व्यक्तित्व से। जब मजबूत हो गए हम अपनी सारी जो कुरीतियां हैं उसको हमने छोड़ दिया। जो शरीर में हमारे